हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस एजुकेशनल अड्डा पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, कल हमने अपना एक टेस्ट पेपर का एनालिसिस इस वीडियो और इस चैनल पे अपलोड किया था, जिस पे अच्छा रिस्पांस मिला है और एक उम्मीद जैसा लगा के रखे थे, बिल्कुल ही वैसा रिस्पांस इस वीडियो को मिला है। तो आपका सपोर्ट जो मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट इस तरह से हमें मिलते रहेगा। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इंडिया का नेशनल पार्क। इस टॉपिक से प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब इंस्पेक्टर का हो या फिर बीपीएससी का हो या सचिवालय सहायक का आने वाला हो, खास करके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पिछले 3 एग्जाम में कंटिन्यू एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर एग्जाम में आया है। तो इसे हम मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप देखिए इस टॉपिक को पूरा, जो भी इसमें बताया गया है मानचित्र के सहारे, उसके सहारे आप इसे याद करने में काफ़ी आसान होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो पे और देखते हैं क्या है भारत के राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा इस तरह का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को हमारा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें, ताकि जो पहला नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचे और हमारे वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम बिल्कुल अब अपने उस चैप्टर पे जिसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। वन जीव अभयारण्य के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो वन जीव अभयारण्य से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। हम पूरे थ्योरी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैप के सहारे हर राज्य का कौन कौन से अभयारण्य है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे अभयारण्य को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे मैप पे। कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन। पहला टॉपिक जो इसका पहला पॉइंट जो है, कह रहा है वर्ष 1972 में पारित यह अधिनियम मुख्यतः वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नीचे में आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि 1972 में जो है वन्य जीव अधिनियम जो है कब आया था, तो 1972 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था, तो 1972 में आया था। अब आइए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अगला पॉइंट पे है, कराए अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु तथा राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे। देखिए 1972 का जो वन संरक्षण अधिनियम था, इसमें ये सारे प्रावधान लाए गए कि वन्य जीव और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण किया जाएगा तथा राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना की जाएगी। यह प्रावधान 1972 के वन संरक्षण अधिनियम में लाया गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इस अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू किया गया। देखिए 1973 में, कब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था वो 1972 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत ही लाया गया था। ध्यान रखना, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब आया था, तो ये 1973 में लाया गया था। चलिए अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट्स पे, और अगला पॉइंट्स में क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है इस प्रकार कि इस अधिनियम में जहां शेर, चीता, बंदर, भेड़, लोमड़ी व जंगली कुत्तों को संरक्षण के दायरे में लाया गया, वहीं लुप्तप्राय वन्यजीवों को सूचीबद्ध कर भी उन्हें लुप्तप्राय घोषित किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत इन सभी जानवरों को संरक्षण प्रदान किया गया, और जो जानवर लुप्त प्राय थे यानी लुप्त के कगार पर थे, यानी उनका जो है इस सृष्टि में यानी इस पृथ्वी पे अब वो लुप्त के कगार पे यानी खत्म होने के कगार पे हैं, तो उनको भी सूचीबद्ध किया गया।
अगला पॉइंट है, वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया तथा इसके तहत स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी गई। यानी 2002 में एक संशोधन किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 1972 का जो वन संरक्षण अधिनियम था उसमें संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन तो 2002 में ये संशोधन किया गया था और इसमें यह प्रावधान लाया गया कि अस्थाई जो जनता होगी, अस्थाई जनता जो होगी, उनको इनके संसाधनों का उपयोग करने पे रोक लगा दिया गया। यह प्रावधान 2002 में एक संशोधन के तहत लाया गया। क्वेश्चन आ सकता है ये कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कब संशोधन करके यह प्रावधान लाया गया कि अस्थाई जनता द्वारा वन जीव संरक्षण के लिए जो भी संसाधन है उनके व्यावसायिक प्रयोग पर रोक लगा दिया गया। तो ये प्रावधान 2002 के अधिनियम के तहत लाया गया था। चलते हैं आगे के स्लाइड पे और क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करा, यह अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परमिट या लाइसेंस की शर्तों को कोई भंग करता है तो यह अपराधिकृत माना जाएगा। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि यह अधिनियम जो है 2002 का अधिनियम, उसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिए गए लाइसेंस या परमिट के शर्तों को अगर भंग करता है यानी उसके विरुद्ध कार्य करता है तो वो अपराधी माना जाएगा, यानी अपराधिकृत के श्रेणी में उसे रखा जाएगा। इसके लिए 3 साल तक का कारावास व 25,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। यानी इस प्रकार के अपराध करने पे आपको 3 साल की सजा और 25,000 तक आपको आर्थिक दंड या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। चलिए आते हैं अब अगले पॉइंट्स पे और अगला पॉइंट है भारत वन जीव संस्थान। भारत वन जीव संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 1982 में स्थापित हुआ। यहां से याद रखना है आपको सीधा सीधा डेट कि भारतीय वन जीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में। ऊपर इससे जो ऊपर वाले पॉइंट्स में आपको पढ़ाया उसमें आपको डेट याद रखना है। 3 डेट उधर में आया था, एक आया था 1972, एक आया 1973, एक आया 2002 और एक ये आया 1982। ये डेट डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछेगा तो 1972। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछेगा तो 1973, प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा तो 1973। 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया? 2002 में किया गया। और भारतीय वन जीव संस्थान कब स्थापित किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो 1982 में। कब स्थापित किया गया? 1982 में। आगे चलते हैं, आगे का जो पॉइंट है वो देखिए क्या कर रहा है। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन जीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंध के मामले में प्रतिष्ठित संस्था है। देखिए ये जो भारतीय वन जीव संस्थान है जो 1982 में स्थापना किया गया इसका भारत सरकार के द्वारा, इसका मुख्य कार्य यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी वन जीव संरक्षण संस्थान है या फिर नए प्रशिक्षण का खोज करना और नए जीव जंतुओं का खोज करना तथा उसे प्रबंधित करना, ये सारे जो कार्य हैं वो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1972 में स्थापना आया था उसके तहत जो स्थापना किया गया भारतीय वन जीव संस्थान, इसी को यह अधिकार दिया गया कि आप वन जीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज और प्रबंधन के मामलों में आपको बढ़ावा दिया जाता है। तो ध्यान यहां से रखना, ये 4 डेट सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ये 4 डेट से ही कि 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, 2002 में वन जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया और 1982 में भारतीय वन जीव संस्थान की स्थापना की गई। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे और अगला पॉइंट क्या कर रहा है वो देखिए। अगला पॉइंट है
कि इसका उद्देश्य वन जीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी व ज्ञान देना और वन विज्ञान के साथ मुख्य क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न वर्गों की मदद करना। देखिए, जो भारत वन जीव संस्थान है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1982 में। कब किया गया था? डेट याद रखना है, 1982 में। इसका मुख्य उद्देश्य है वन जीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी देना, ज्ञान देना, वन विज्ञान के साथ मुख्य क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न वर्गों को मदद करना ही इसका मुख्य कार्य है। किसका? भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, और जो आपका ये गठन किया गया 1982 में, जिसका नाम है भारतीय वन जीव संस्थान। क्या नाम है? भारतीय वन जीव संस्थान, 1982 में। अब आइए, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे भी मिलेगा, ऑपरेशन थंडरबर्ड। क्या नाम है? थंडरबर्ड। ध्यान रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या है। 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के मध्य वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो कह रहा है, 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के मध्य वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया था। तो याद रखना है, ये ऑपरेशन थंडरबर्ड कब चलाया गया था? 2017 में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा। वास्तव में यह वन जीवों के प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रण करने के लिए 43 देशों में इंटरपोल द्वारा प्रचलित अभियान का कूट नाम था। देखिए, यहां से कितने अच्छे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए मिल रहे हैं कि ऑपरेशन थंडरबर्ड का संबंध किससे था? तो वन जीवों के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए ही ऑपरेशन थंडरबर्ड को चलाया गया था। अब क्वेश्चन यहां से दूसरे तरीका से क्या पूछ सकता है कि वन जीवों के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया था। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि ऑपरेशन थंडरबर्ड को किसने चलाया था? तो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन इसको ठीक उल्टा क्या पूछ सकता है कि वन जीव के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए इंटरपोल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया था, जो एक कूट नेम था, इंटरपोल के द्वारा दिया गया था। भारत में इसे वन जीव अपराध ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था इसे, और पूरे वर्ल्ड में इसे जो चलाया था वो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया था, जो नाम दिया गया था क्या? ऑपरेशन थंडरबर्ड नाम दिया गया था। यहां पे बात करें इंटरपोल की, ये है इंटरपोल, है ना। तो इंटरपोल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंटरपोल की मुख्यालय जो है, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना 1923 में। कब होता है स्थापना इंटरपोल का? 1923 में। इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है। कहां पे है? फ्रांस में है, पेरिस या लियोन्स। ये तीनों ऑप्शन अगर ऑप्शन में दिया गया, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, फ्रांस, पेरिस, लियोन्स और कोई और भी शहर का नाम हो जैसे न्यूयॉर्क, तो आप आंसर करेंगे लियोन्स। अगर लियोन्स ऑप्शन में नहीं है तो आंसर करेंगे पेरिस, और अगर पेरिस भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर करेंगे फ्रांस। थोड़ा सा ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पेपर में कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, ऑप्शन में पेरिस और लियोन्स दोनों है। तो आपको पेरिस आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है लियोन्स। अगर पेरिस ऑप्शन में है और लियोन्स ऑप्शन में नहीं है, तब जाकर आपको पेरिस को आंसर करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि इंटरपोल जिसकी मुख्यालय फ्रांस के पेरिस के लियोन्स शहर में है, फ्रांस के पेरिस के लियोन्स शहर में है, इसकी स्थापना 1923 में होती है, और इसके अध्यक्ष जो है किम जोंग यांग है। क्या नाम है? किम जोंग यांग। क्या नाम है इसका? किम जोंग यांग नाम है। तो ध्यान रखना, इंटरपोल जो एक पुलिस अपराधियों के खिलाफ काम करने वाला एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, और 1923 में इसकी गठन होती है। फ्रांस के पेरिस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं। और आपको पता होगा एक अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर एक जारी किया जाता है, अपराधियों के लिस्ट जारी किया जाता है। वो
जारी करने वाला संस्था का भी नाम इंटरपोल ही है। तो ध्यान रखिएगा यहां से इंटरपोल से संबंधित क्या क्या आपको बातें याद रखनी है। 1923 में गठन हुआ, फ्रांस के पेरिस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है, किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और रेड कॉर्नर लिस्ट जो जारी करता है अपराधियों के लिए वो इंटरपोल के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसे एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर से, बस एक नजर में इसको रिविजन करते हुए चलते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले जो आपको डेट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम आया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया, तो 2002 में इसमें संशोधन किया गया और अस्थायी जनता को इसके संसाधन के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है ना। उसके बाद ये भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा, भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा जो दक्षिण पूर्वी एशिया के वन्य जीव संरक्षण जो क्षेत्र हैं या नए खोज के प्रबंधन का जो जिम्मा दिया गया भारतीय वन्य जीव संस्थान को दिया गया, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया। कब किया गया, 1982 में किया गया। आपको यहाँ पे डेट देखिए, तीनों चार डेट बताए थे। 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और 2002 में 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और 1982 में आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान अधिनियम आया। अब आइए आते हैं आगे, क्या पढ़ाए थे आपको ऑपरेशन थंडर वर्ल्ड के बारे में। ऑपरेशन थंडर वर्ल्ड क्या था कि ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो था, जिसके द्वारा ये ऑपरेशन भारत में ऑपरेट किया गया था, जिसका नाम था थंडर वर्ल्ड। और इसका मुख्य काम क्या था कि वन्य जीवों के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और पूरे विश्व स्तर पर इसे इंटरपोल के द्वारा चलाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन भी हमने आपको बताया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको इंटरपोल के बारे में भी बताया कि 1923 में इसकी गठन होती है, फ्रांस के पेरिस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है, किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं और रेड कॉर्नर जो लिस्ट है अपराधियों के लिए वो इंटरपोल के द्वारा ही जारी किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं क्या है जानने के लिए। वन मिनट। चलिए अब आते हैं अगला स्लाइड, ये है। अब यहां से हम आपको बाई मैप पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी जरूरतें आपको पड़ेगी एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आते हैं। यहां से कुछ ऐसे संस्थान का नाम जो आपको जानना थोड़ा जरूरी है उसे हम बताना चाहते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं पहले कुछ ऐसे संस्थान जो इसके लिए काम करते हैं। देखिए एक संस्थान का नाम जो है वो हमेशा चर्चा में आता है और पूछते रहता है, नाम है UNEP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या नाम होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका स्थापना जो है वो 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 में हुआ। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी आपको पता है किसकी राजधानी है, केन्या की राजधानी है। मॉसिन स्ट्रॉन्ग, क्या नाम है, मॉसिन स्ट्रॉन्ग इसके अध्यक्ष फाउंडर अध्यक्ष थे, यानी इसके संस्थापक थे। क्या थे, इसके संस्थापक थे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है इंगर एडरसन है। क्या नाम है अध्यक्ष का जो नाम है वो नाम है इंगर एडरसन। क्या नाम है दोस्त, इंगर एडरसन नाम है। उसी प्रकार का एक और संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है, यूनेस्को। UNESCO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में होता है। कब होता है, 1945 में होता है। और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। कहां पे है,
पेरिस में इसका मुख्यालय है ना, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आंद्रे एजोला। क्या नाम है अध्यक्ष का? आंद्रे एजोला। क्या नाम है? आंद्रे एजोला। किसके अध्यक्ष है? तो यूनेस्को के अध्यक्ष है वर्तमान में। उसके बाद आपको इसमें और क्या जानना है, 1945 में इसका स्थापना होता है और 1946 में भारत यूनेस्को का क्या बनता है? सदस्य बन जाता है। तो यहां से यह भी याद रखना है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? तो 1946 में। अब इसका काम क्या है कि विश्व में ऐसे धरोहर या फिर ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जिसको सही प्रकार से संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है उस देश के सरकार के द्वारा, तो ये अपने स्तर से उसे संरक्षित करता है और अपनी विधि व्यवस्था के तहत इस पे अपना एक अलग से पूरी तरह से इसे अपने नियंत्रण में रखकर और इसे एक अद्भुत विचित्र तरीका से इसे प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, ताकि ये इसमें जो भी जीव जंतु पल बढ़ रहे हैं वो इसमें अच्छे तरीके से निवास कर पाए। तो ये सारे काम जो है वो यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं किसी भी वन जीव संरक्षण के लिए। वर्तमान में कई एक देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि भारत इसका जो सदस्य बना 1946 में, तो वर्तमान में भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने धरोहर को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो धरोहर शामिल किए गए हैं वो है भारत में 30 + 7 + 1 बराबर टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 38। टोटल धरोहर जो शामिल किया गया है वो 38 धरोहर भारत में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा भारत का। तो इसमें 30 ऐसे धरोहर हैं जो सांस्कृतिक धरोहर है। क्या है? सांस्कृतिक धरोहर है। और 7 ऐसे धरोहर हैं जो प्राकृतिक धरोहर। कैसे हैं? प्राकृतिक धरोहर है। और एक ऐसा धरोहर है जो मिश्रित धरोहर है। क्या है? मिश्रित धरोहर है, जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। ध्यान रखना है, भारत में यूनेस्को के द्वारा टोटल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो टोटल अगर पूछेगा तो 38। सांस्कृतिक कितने हैं? 30। प्राकृतिक कितने हैं? 7। और एकमात्र मिश्रित कौन सा है? तो कंचनजंगा एकमात्र मिश्रित धरोहर है जो भारत में है, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। अब आइए हम चलते हैं सीधा सीधा मैप पे और देखेंगे मैप के सहारे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। तो सबसे पहले हम उस राज्य में चल रहे हैं जहां से पिछले बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में एक एक अभयारण्य का क्वेश्चन आया था। और देखिए वो क्वेश्चन कहां से आया था वो आपको हम दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सही से दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे। देखिए ये राज्य का नाम है मिजोरम। ये वाला जो राज्य है, ये वाला राज्य, ये राज्य है आपका मिजोरम, ठीक है। तो जो 2019 में जो प्री पेपर हुआ था, पीटी हुआ था, वो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। और 2019 का उसी में सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि फवगईपुई नीला पर्वत, वहां पे ब्लू माउंटेन लिखा था, ठीक है। तो फवगईपुई ब्लू माउंटेन कहां पे है ये पूछा गया था, किस राज्य में है। तो ये दोनों ही मिजोरम में है और ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट करके पूछा गया था। तो क्वेश्चंस देखिए कहां से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना होगा और प्रीवियस ईयर के पेपर से आप थ्योरी पर आइए और थ्योरी को देखिए कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। इस चार्ट पे बहुत सारे अभयारण्य है, लेकिन आप देखिए 2019 का प्री पेपर का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से आता है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर यहां से आता है, और जो मेंस पेपर हुआ 2019 में जो प्री हुआ था उसका आगे 20 में जब मेंस हुआ तो उसका मेंस का पेपर में देखिए जो पूछा गया था वो पूछा गया था मणिपुर का कयू लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वह है मणिपुर में। तो आप देखिए बिहार सब इंस्पेक्टर का प्री का 2 पेपर और मेंस का 1 पेपर, 3 एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहां से उठाए गए हैं। एक क्वेश्चन ये फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, थर्ड जो आपका मेंस पेपर हुआ था उसमें आपको यहां से पेपर में क्वेश्चन उठाए गए थे। ये क्वेश्चन कि किवी लामजाओ नेशनल पार्क कहां पे है, तो ये मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किवी लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा बात को, ठीक है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम क्या पढ़ें कि एग्जाम में वो फैक्ट्स डायरेक्ट आए। इसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस पे जाना होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना होगा, उससे आपको एनालिसिस करना होगा कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो ये काम मेरा है, मैं इसे कंटिन्यू किया हूं और मैं आपको ये चीज बताते रहूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस पॉइंट से आते हैं। ये 100 में 100 क्वेश्चन हम नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। जैसे आपको पता है कि बिहार के एग्जाम के लिए सिंधु सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सभी हाईलाइटेड टॉपिक है। लेकिन जब 2020 में मेंस पेपर होता है सब इंस्पेक्टर का, ये तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसके पिछले वाला एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको इसके पिछले वाला पेपर 17 वैकेंसी का जो था उसमें आप जाइएगा तो सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन है, बौद्ध से भी क्वेश्चन है और जैन से भी क्वेश्चन है। प्री का पेपर देखिएगा 2019 का, तो उसमें भी बौद्ध और जैन से क्वेश्चन है। लेकिन मेंस का पेपर होता है तो उसमें एक भी ना सिंधु सभ्यता, ना बौद्ध धर्म, ना जैन धर्म, किसी से क्वेश्चन नहीं है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन हाँ, प्रबल संभावना होती है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। आप देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, मणिपुर के बारे में पूछा था, किवी लामजाओ नेशनल पार्क और मुरलेन और फवगई पुई नेशनल पार्क, ये नीला पर्वत कहाँ पे है, तो ये मणिपुर, ये मिजोरम में है। तो ध्यान रखना है, हम आपको ऐसा ही ये सारे मैप पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए तो आते हैं, अब हम आते हैं सीधा जम्मू कश्मीर से ऊपर से और एक एक करके देखेंगे कहां पे कौन सा नेशनल पार्क है। चलिए देखिए, हम आपको यहां से जो बताने जा रहे हैं वो सबसे पहला जो हम शुरू किए हैं वो ऊपर के हिस्से से शुरू किए। ये देखिए, ये वाला पार्ट से हमने शुरू किया। ये पूरा संयुक्त रूप से पहले क्या कहलाता था, जम्मू कश्मीर कहलाता था। लेकिन इसे अब राज्य का दर्जा समाप्त करके यूटी का दर्जा दे दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। और अब ये जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब देखिए, यहां से आपको याद रखना है, पहले हम एक ही चीज में याद करते थे कि हिमेश, सलीम अली, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, ये सभी जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसके विभाजन हो जाने के बाद अब थोड़ी सी परिवर्तन आई है और आपको वो चीज ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि हिमिस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है, तो आप उसमें आंसर जम्मू कश्मीर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप तो याद किए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में था ये। लेकिन जब से इसका विभाजन हुआ है तो इसका जो हिस्सा है हिमिस नेशनल पार्क का, वो चला आया है आपका लद्दाख में। कहां पे चला आया है? लद्दाख में चला आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से कि ये लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये दो भाग में बढ़ गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन गया है। तो ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पे है, तो लद्दाख में। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर में आपका हो जाएगा, देखिए इधर में सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली। अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा घुमाएगा, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट है। तो दोनों याद रखना है। यहां पे याद क्या रखना है कि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है और इसी का नाम है सिटी फॉरेस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपको सोचना नहीं है, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान उसी को कहा गया है जिसका नाम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही सिटी फॉरेस्ट है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दाची ग्राम है। कौन सा है? दाची ग्राम अभ्यारण्य। उसके बाद है किश्तवाड़ा। कौन सा? किश्तवाड़ा। तो ये 3 जम्मू कश्मीर में और 1 लद्दाख में। लद्दाख वाला हेमिस जो पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, और दाची ग्राम और किश्तवाड़ा, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य पे, और अगला राज्य अपना कौन सा अब आने वाला है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में, ये है हिमाचल प्रदेश, ये वाला राज्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कौन कौन से है? तो पहला है
ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय इसी का नाम है। ये यूनेस्को के धरोहर में शामिल है, UNESCO। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आपको यूनेस्को के बारे में हमने पीछे बताया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1945 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस के लियोन्स शहर में है, फ्रांस के पेरिस में है, और इसके अध्यक्ष आपके आंद्रे एजोला है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। पहला कौन सा? बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, दूसरा है इंदर किला, तीसरा है खीर गंगा, चौथा है पिन वैली और पांचवा है सिम्बर बाला। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आप सीधा याद रखिए 5 उंगली है, आप याद कीजिए। एक बृहद जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिम्बर वाला, ऐसे याद रख लीजिए सीधा। बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिम्बर वाला, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। इसमें से एक हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे नाम है बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, उसे यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया है। अब आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में वो कौन कौन से 6 राष्ट्रीय उद्यान है, आइए देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कार्बेट। उसके बाद है कौन सा? गंगोत्री, गोविंदपुर बिहार और नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। क्या नाम है? फूलों की घाटी। ये सभी कहां पे है? तो ये सभी आपके उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड। और इसमें अब जानने योग्य बातें क्या क्या है, इंपॉर्टेंस। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट। कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमने बताया आपको यहाँ पे लद्दाख में। कौन सा? हिमिस, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि नंदा देवी पर्वत श्रेणी, जो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और जो फूलों की घाटी है उसे एक और नाम है वैली ऑफ फ्लावर। क्या नाम बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर। तो याद रखिएगा, अगर इंग्लिश में इसे लिख दे कि वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर वही राज्य होगा, उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? तो जिम कार्बेट, उसके बाद गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी जो है वो भी आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहां पे? चमोली जिला में है। और इसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। अगर ऐसा नाम दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जिम कार्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब आते हैं अगले राज्य पे, और अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का एकमात्र कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं आपका बिहार पे। बिहार में भी एक ही है। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में दुधवा और बिहार में वाल्मीकि। तो अभी तक जो हम पढ़े वो कौन कौन से राज्य को पढ़े हैं, थोड़ा एक नजर में इसे रिवीजन करते हुए चलिए। देखिए, हम जो अभी तक पढ़े हैं वो पढ़े हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा आ गया? तो सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली कहते हैं, दाची ग्राम, किश्तवाड़ा। लद्दाख के लेह जनपद में है आपका कौन सा? हिमिस, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमने जो आपको पढ़ाया वो हिमाचल प्रदेश का 5 राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, सिम्बरवाला। इसमें से ग्रेट हिमालय यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसका स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोला। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश जहां पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम आए थे बिहार पे जहां पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए सिक्किम पे। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? देखिए सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल है। इसे भी यूनेस्को UNESCO ने इसे शामिल किया है विश्व विरासत सूची में। और भारत का एकमात्र मिश्रित, क्या नाम, मिश्रित जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है उसे कंचनजंगा कहते हैं। तो याद रखना है कंचनजंगा सिक्किम में है और इसे विश्व का नहीं, भारत का पहला मिश्रित ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अब यहाँ पे आइए मेघालय पे। कौन से राज्य? मेघालय। देखिए मेघालय में दो हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक है बालफ्रम और एक है नोक्रेक रिज। तो दोनों याद रखना है, नोक्रेक रिज और बालक्रम जो है वो कहां पे है राष्ट्रीय उद्यान? मेघालय में है। मेघालय राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान? दो। कौन कौन? एक बालक्रम और एक नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही कहां पे हैं? मेघालय में है। चलिए आते हैं अब आगे, अगले राज्य की कौन सी नंबर आती है? तो देखिए ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। आइए अरुणाचल प्रदेश में भी दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। दो ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन है? एक है माउलिंग और एक है नामधापा। कौन कौन? माउलिंग और नामधापा। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन? माउलिंग और नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम माउलिंग और दूसरे का नाम नामधापा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं इधर में सीमा लगता है कहां से? तो चीन से इसकी सीमा और इधर में म्यांमार से। अब आ जाइए दोस्त असम के बारे में जानते हैं और ये है असम। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 5 राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा और मानस नमेरी ओरंग। कौन कौन? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नमेरी और ओरंग। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कहां पे है? असम में है। असम में कौन कौन से? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नमेरी ओरंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको और याद रखना है कि ये जो नमेरी नहीं, मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी आपको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। अभी तक हमने आपको जो बताया यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया राष्ट्रीय उद्यान, उसमें कौन कौन सा है? एक तो आपका हो गया मानस। मानस जो किस राज्य में है? असम में है। दूसरा कंचनजंगा जो आपका मिश्रित है और ये कहां पे है? ये आपका सिक्किम में है। तीसरा हमने आपको बताया नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। चलिए अब चलते हैं आगे और अगला राज्य है कौन सा? नागालैंड। देखिए ये वाला राज्य जो है वो नागालैंड है। ये वाला जो राज्य है वो नागालैंड है और नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इटांकी। क्या नाम है? इटांकी। इकलौते वाले का ऐसे भी आप नाम याद रखिए। और खास करके पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद दक्षिण भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि यहाँ से 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम में कंटिन्यू एक एक करके उठाया गया एक ही जगह से। तो एग्जामिनर का मंशा क्या होता है कि वो क्वेश्चन जहां से उठाता है अगले एग्जाम के लिए जब वो क्वेश्चन तैयार करता है तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास का क्वेश्चन वो उठाता है। तो जब हम सेट प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेट सॉल्यूशन कराने के दौरान आपको यही चीज बताते हैं कि आप सेट अगर बना रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी पढ़िए कि इसके आसपास का क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर अगले बार एग्जाम में जो पेपर सेट करेगा उसका क्वेश्चन उसी आसपास से उठाने जा रहा है वो। तो हम थे नागालैंड पे। नागालैंड जिसकी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इटांकी। अब हमने मणिपुर के बारे में आपको बताया था कि किविलामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में, और दूसरा है सिरोही। ध्यान रखिएगा, अगर इस बार किविलामजाओ पूछा है तो हो सकता है अगले बार इसे पूछ सकता है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में हो जाएगा? मणिपुर में। कौन सा? सिरोही, मणिपुर में। मिजोरम के बारे में हमने आपको बताया, मुरलेन और फबगई पई
नीला पर्वत, इसे ब्लू माउंटेन भी लिख सकता है। कहां पे है? ये मिजोरम में है। जबकि ब्लू माउंटेन सिर्फ पूछेगा, जिसे नीलगिरी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं, वो तो आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में चला गया। तो ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि लड़का को देखते हैं कि कितने जानकारी है। ब्लू माउंटेन देखेगा, नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, लड़का परेशान हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये भी कि एक नीला पर्वत करके एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए अब आते हैं आपका अगले राज्य पे, और अगला राज्य कौन सा है वो देखिए थोड़ा सा। अगला राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा राज्य? त्रिपुरा। देखिए ये है त्रिपुरा। आप जानते हैं त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक है क्लाउडे लेपर्ड और दूसरा है बिसोन। क्या नाम है? बिसोन। एक है क्लाउडे लेपर्ड और एक है बिसोन। देखिए पूर्वोत्तर भारत वाला आपको याद करना ही होगा, बाय मैप आप याद कीजिए। इसी प्रकार से मैप से एक एक करके कि कौन से राज्य में कौन से है। इटांकी कहाँ है? तो नागालैंड में है। सिरोही कहाँ है? तो मणिपुर में है। उसके बाद नामधापा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्लाइडे लेपर्ड कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में है। बिसोन कहाँ पे है? तो ये भी त्रिपुरा में है। तो इस प्रकार करके आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएगा आगे के भी एग्जाम में, क्योंकि ये सब टॉपिक्स अब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रह गया है। चलिए अब आते हैं आगे। त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में कौन कौन सा? तो क्लाउडे लेपर्ड और विसोन। कौन कौन सा? क्लाउडे लेपर्ड और विसोन आपका कौन सा राज्य में? त्रिपुरा में है। चलिए अब जो अगला राज्य का नंबर है वो है पश्चिम बंगाल का। कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल का नंबर है। ये है आपका पश्चिम बंगाल और ये उसके राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं यहाँ पे? 6। अभी तक राष्ट्रीय उद्यान में जो जितने भी राज्य हमने आपको दिखाए उसमें 6 से कम ही राष्ट्रीय उद्यान थे। यहाँ पे अभी मैक्सिमम जो जा रहा है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। हो सकता है आगे वाले राज्य कोई ऐसा भी आ जाए जो इससे भी ज्यादा हो, तो वो आगे देखेंगे। चलते हैं आगे। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 6। ये संख्या आपसे पूछा नहीं जाता है, ये याद नहीं रखना है आपको। सिर्फ याद ये रखना है कि कौन से राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसे नाम है बुक्सा। क्या नाम है? बुक्सा। दूसरा है गोरुमारा। क्या नाम है? गोरुमारा। तीसरा है न्योरा वैली। चौथा है सिंगालीला। 5वां है सुंदरवन, ये तो आपको याद भी होगा। और जल्दपारा। जल्दापारा ये पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान। याद किस प्रकार इसे रखना है? सीधा एक ही लाइन में इसे पढ़ते चले जाइए। बुक्सा, गोरुमारा, नोरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दपाड़ा। ऐसे याद रखिए। बुक्का, गोरा, नमेरा, सिंगारेली, सुंदरवन और जल्दपाड़ा, ये सभी जो है वो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना है बुक्सा, गोरुमारा, नियोरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापाड़ा। देखिए क्या होता है ना कि कोई कोई बच्चा होता है पूरा शुद्ध पढ़कर उसे याद करता है। भाई साहब हमें शुद्ध वहां पे हमें लिखना नहीं होता है कि बिल्कुल हमें लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे, वहां पे गलत हो जाएगा। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हमें बस वो याद होना चाहिए कि हाँ ऐसा नाम था उसका। अगर नाम थोड़ा बहुत अगर आपको टेढ़ा मिलता है तो बस किसी तरीका से उसे आप उसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पूरे एकदम शुद्ध से पढ़ के उसे याद करे हैं। ठीक है, अब बुक्सा आइए, हम इसे बुक्का याद रखते हैं। बुक्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। नियोरा वैली हम वो सीधा याद रखें। नियोरा कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। जल्दपाड़ा है ना, जल्दपाड़ा ही लिखा हुआ, हम जल्दपाड़ा याद रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ उसी को याद कर लें एकदम। ठीक है, तो बस अपने तरीका से बस उसे आसानी से हमें आसान हो याद करने में, उस तरीका को आप ढूंढिए और याद करिए। चलिए अगला राज्य जो है वो है उड़ीसा। आपका अगला राज्य जो है वो है कौन सा दोस्त? उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है भितरकनिका और एक है सिमलीपाल। दोनों याद रखना है। उड़ीसा में कौन से राज्य? उड़ीसा में कौन कौन से? तो भितरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों ही भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगला जो राज्य आ रहा है आपका वो है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो चले छत्तीसगढ़ पे, ये आपका छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कौन से राज्य से अलग होकर बना है। क्या वो झारखंड से अलग होकर बना है? क्या वो उड़ीसा से अलग होकर बना है? क्या वो महाराष्ट्र से अलग होकर बना है? या वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? आप कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करेंगे। चलिए आगे आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है इंद्रावती जिसे
कुटूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटूर, कुटरू। और दूसरा है कंगेर घाटी। तीसरा है गुरु घासीदास, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से देखिए 3 है वो इंपॉर्टेंस। इंद्रावती नदी के नाम से आप थोड़ा याद रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में है और इसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो विचित्र बातें नहीं है ये, बस आपको याद रखना है कि कुटरू जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती का ही नाम है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। उसी प्रकार से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये आपका मैप देखिए छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा, कांगेर घाटी, इंद्रावती जिसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और तीसरा है गुरु घासीदास जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। देखिए ये संजय जो नाम है वो आपको राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक आएगा संजय गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है। तो ये भी आपको बताएंगे कि इसे कैसे याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना, और तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से वो राष्ट्रीय उद्यान है आइए देखते हैं। केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी, आप जानते हैं साउथ के नाम में रेड्डी काफी फेमस है, तो ध्यान रखिए तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है। महावीर हरियाणा वनस्थली, महावीर हरियाणा वनस्थली ये आपका तेलंगाना में है। उसके बाद मुरुगावनी, मुरुगावनी अगर नहीं याद रहता है तो आप याद रखिए मुर्गा बनी। क्या बनी? मुर्गा बनी। कहां पर? ये तेलंगाना में है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को याद रखिए। तेलंगाना का कौन कौन सा है? एक का नाम है केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी, ये आपका तेलंगाना का है। महावीर हरियाणा वनस्थली ये भी आपका तेलंगाना का है, और मुरुगा बनी ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहां का है? तेलंगाना का है। अब आइए आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्त? 3 में वो कौन कौन सा है? पहला है पापीकोंडा, पापी याद रहेगा, याद रखिए पापी लोग कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो पापीकोंडा, क्या नाम है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसे ही बोलते हैं रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा जो है वो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ये आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दोस्त आते हैं तमिलनाडु पे, और तमिलनाडु राज्य में है 5 राष्ट्रीय उद्यान। अभी तक के जितने राज्यों का हमने अध्ययन किया है उन राज्यों में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान मिले हैं वो पश्चिम बंगाल के मिले हैं, वो 6 राष्ट्रीय उद्यान थे। तमिलनाडु यहाँ पे 5 राष्ट्रीय उद्यान है। आइए, पहला राष्ट्रीय उद्यान है गिंडी, क्या नाम है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये बोलने के दौरान थोड़ा फ्लो में मिस्टेक हो जाता है। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? गिंडी। दूसरा है मन्नार और मैरीन। देखिए ये थोड़ा सा आपको बताएंगे मैरीन, और एक और मैरीन से एक और क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार हमने पीछे एक आपको तेलंगाना में आपको पढ़ाया महावीर, क्या नाम था उसका? महावीर हरियाणा। तो महावीर के नाम से एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो गोवा में है। कैसे ये दोनों को अलग तरीके से याद रखना है ये आपको बताएंगे जब गोवा पे आएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। महावीर से 2 नाम, अब आपको लगेगा वो तेलंगाना वाला पूछ रहा है या गोवा वाला पूछ रहा है, तो ये भी बताएंगे। उसी प्रकार से मैरीन को भी हम बताएंगे, वो भी आपका एक गुजरात में है मैरीन करके, वो भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसे याद रखना है। तो हम चल रहे थे तमिलनाडु पे। तमिलनाडु का गिंडी, मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बोला जाता है, मुद्दू मलाई और मुकुर्थी। देखिए अन्ना मलाई मुद्दू मलाई दोनों कहां पे? मलाई वाला कहां पे है? तमिलनाडु में। और मुकुर्थी है ना, मुकुर्थी, कुर्थी नाम सुने ना, कुर्थी कहां पे है? तो मुकुर्थी आपका तमिलनाडु में, मलाई वाला भी तमिलनाडु में, और गिंडी और मैरीन, मन्नार का मैरीन कहां का? मन्नार का मैरीन तमिलनाडु में, क्योंकि मन्नार की खाड़ी कहां पे है? तमिलनाडु के पास। तो मन्नार का मैरीन और गिंडी और
इंदिरा गांधी जिसे अन्ना मलाई और मुद्दू मलाई और मुकुर्थी, ये सभी कहां पे आपके तमिलनाडु में। तो याद रखना है मुकुर्थी यानी कुर्थी कहां पे तमिलनाडु में, अन्ना मलाई यानी मलाई वाला कहां पे तमिलनाडु में, और मैरीन और गिंडी ये दोनों भी तमिलनाडु में। तो अभी तक हमने उत्तर सीमा में जो लगे हुए राज्य थे उसका अध्ययन किया, पूर्वी सीमा में जो लगे हुए राज्य थे उसका अध्ययन किया। तो आइए एक बार हम इसे फिर से रिव्यू कर लेते हैं, जल्दी से कर लेंगे। देखिए हमने आपको बताया सबसे पहला जो राज्य पढ़ा था जम्मू कश्मीर, उसमें सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीग्राम और किश्तवाड़ा। उसी प्रकार से लद्दाख में आपको पढ़ाया हिमिस जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश पढ़ाया जहां पे 5 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है ग्रेट हिमालय जिसे यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बरवाला, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, उसके बाद नंदा देवी जिसे आप यूनेस्को का धरोहर शामिल किया गया, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी चमोली जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा जहां पे दुधवा नेशनल पार्क है, और बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र मिश्रित भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद हमने मेघालय में पढ़ा बालफ्रम और कौन सा नोक्रेज। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा हमने मौलिंग और नामधापा। आसाम में पढ़ा आपका डिब्रूगढ़, काजीरंगा, मानस जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, नमेरी और ओरंग। नागालैंड में इटांकी को पढ़ा। मणिपुर में किवी लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान है, और सिरोही मणिपुर में ही था। मिजोरम में हमने पढ़ा मुरलेन और आपका फवगई नीला पर्वत जो ब्लू माउंटेन, फवगई ब्लू माउंटेन जो राष्ट्रीय उद्यान था वो मिजोरम में ही था। उसके बाद हमने त्रिपुरा में पढ़ा कौन सा, तो क्लोडे लेपर्ड और विसोन राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में, त्रिपुरा में हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा और कौन सा राज्य, तो उड़ीसा में सिमलीपाल और कौन सा भितरकनिका, भितरकनिका और सिमलीपाल कहां पे, उड़ीसा में। उसके बाद हमने पश्चिम बंगाल को पढ़ा था, बुक्सा, गोरुमारा, नियारा वैली और आपका सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दपाड़ा, ये सभी आपका पश्चिम बंगाल में था। छत्तीसगढ़ में हमने 3 पढ़ा, इंद्रावती जिसे पुट्रू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और आपका अगला जो था वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में, और गुरु घासीदाम जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार से तेलंगाना का कौन कौन सा हो जाएगा, केशव ब्रह्मा रेड्डी आपका हो जाएगा तेलंगाना में, महावीर हरिना वनस्थली ये भी आपका कहां पे तेलंगाना में, और मुरुगावनी ये भी आपका कहां पे तेलंगाना में। उसके बाद हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा और आपका पापीकोंडा को राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर ये आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में हमने पढ़ा आपका कौन कौन सा, तो गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी अन्ना मलाई जिसे बोलते हैं, और मुद्दू मलाई और मुकुर्तु ये सभी हमने पढ़ा आपका तमिलनाडु में। तो इस प्रकार हमने पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी सीमा और पूर्वी क्षेत्र में जो भी राज्य थे उनमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान थे हमने उसका अध्ययन किया। अब यहां से आइए थोड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं, यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना यहाँ से क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जो है उसका नाम है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। आपको ध्यान में होगा कैंपबेल एक आपका 1857 के समय में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि कैंपबेल जो था वो कहां से 1857 के नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद है गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी मैरीन, देखिए मैरीन ये भी है, और मैरीन आपका यहां पे भी हमने आपको बताया था कहां पे, तो तमिलनाडु में भी मैरीन के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है मैरीन आपको तमिलनाडु में भी बताएं, और मैरीन आपको महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य वटन, माउंट हैरियट, उत्तर वटन, रानी झांसी की रानी मैरीना, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, सैंडल पीक और साउथ बटन, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने स्टार लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका ये हो गया माउंट हैरियट, झांसी की रानी और सैंडल पीक।
बाकी आपको याद कैसे रखना है, देखिए कैंपबेल, आपको याद है कि कैंपबेल जो है वो एक 1857 में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था। तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये अंडमान में है। गालाथिया, गाला क्या थिया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी और झांसी की रानी, ये दोनों को एक बार याद कीजिए कि महात्मा गांधी और झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब देखिए ये बटन, यहां भी बटन, यहां भी बटन और यहां भी बटन है ना, तीनों जगह पे बटन है। तो बटन वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहां पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये देखिए मध्य बटन, उत्तरी बटन, साउथ बटन, ये इसके जो द्वीप है उसके नाम पे दिया गया है कि मध्य बटन में कौन सा है, साउथ बटन में क्या है। तो इस प्रकार से इसे बांटा गया है। उसके बाद एक है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका भी नाम है सैंडल पीक, और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सैंडल पीक जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो आपका उत्तरी अंडमान पे है। कहां पे है, उत्तरी अंडमान पे। ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार ऐसा करके बांटा गया है। तो ये जब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ाऊंगा तो उसके सारे फीचर्स को मैं बताऊंगा कि क्या वहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, अब पश्चिमी सिरा पे चलते हैं, भारत के पश्चिमी राज्य की तरफ। हम नीचे से चलते जाते हैं ऊपर की ओर। आइए केरल, केरल में कितने, 6। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है, अनायमुडी, इराविकुलम, मथिकत्तन 16, पराबिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी। देखिए आपको ये दो याद होगा क्योंकि पेरियार नदी यहाँ का फेमस है, तो आपको याद होगा केरल का है। साइलेंट वैली शांत घाटी के नाम से ये जाना जाता है, ये भी आपको फेमस है, तो ये भी आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे 16 वाला जो है ना, और कुलम, और देखिए ये भी कुलम, 16 और कुलम वाला कहां पे है, ये केरला में है। इराविकुलम, पराबिकुलम और मिथकत्तन 16, मिथकत्तन 16, तो ये जो तीनों है ये भी कहां पे है, आपका केरला में है। और अनायमुडी भी कहां पे है, केरल में है। तो याद रखना है, कुलम वाला और 16 वाला केरल में, और पेरियार तो आपको याद ही है, साइलेंट वैली भी याद ही है, अनायमुडी आपका केरला में। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हैं, केरला में। चलिए आते हैं अब अगले राज्य पे, और अगला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, केद्रीमुख और राजीव गांधी नागरहोल। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो देखिए। राजीव गांधी यहां पे भी है, राजीव गांधी नागरहोल, और ये राजीव गांधी रामेश्वरम। ध्यान रखना है, राजीव गांधी नागरहोल कहेगा तो आंसर करेंगे कर्नाटक, और राजीव गांधी रामेश्वरम कहेगा तो आंसर करेंगे तमिलनाडु। इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कर्नाटक में और कौन कौन सा, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, केद्रीमुख, राजीव गांधी नागरहोल वाला कहां पे है, तो ये कर्नाटक में है। या फिर आपको पूछ दे कि नागरहोल रामेश्वरम वाला कहां पे है, तो आंसर करेंगे क्या, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला राज्य कौन सा है, और अगला राज्य आपको जो मिलने वाला है वो है गोवा। गोवा में देखिए कौन सा है, तो मोलम, क्या नाम है, मोलम, मोलम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वो कहां पे है, तो ये आपका गोवा में है। यहां से भी दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन किस प्रकार से यहां से आपसे पूछेगा कि महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आंसर करेंगे गोवा। और महावीर हरीना वनस्थली कहां पे है, तो आंसर करेंगे तेलंगाना। दोनों क्वेश्चंस को कंफ्यूज नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन खास तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महावीर हरीना वनस्थली पूछेगा तो आंसर करेंगे तेलंगाना, और महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आंसर करेंगे गोवा। उसके बाद आइए अगले राज्य पे। अगला राज्य कौन सा है, तो अगला वो राज्य है जो है महाराष्ट्र। देखिए ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं, 6। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है, चंदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, टटोवा और संजय गांधी बोरीविली। अब देखिए यहां से भी आपको ध्यान रखना है, संजय से एक क्वेश्चन पीछे भी था, हमने आपको बताया था कि संजय आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे देखिए संजय गांधी बोलेगा बोरीवली वाला तो आंसर करेंगे महाराष्ट्र, और अगर संजय राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास पूछेगा तो आंसर करेंगे छत्तीसगढ़। दोनों ध्यान रखना है, संजय गांधी
संजय गांधी बोलेगा तो महाराष्ट्र वाला, और संजय राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो ये आपका कहां पे है, जो घासीदास है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो यहां से महाराष्ट्र में कौन कौन सा, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जिसे बोरीवली, और तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहां पे हैं, महाराष्ट्र में है। चलिए अब आते हैं अगले राज्य पे, और अगला राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। ये है गुजरात, और गुजरात में कौन कौन से है, देखिए 4 यहाँ पे हैं, बंसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरिन। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है, मैरिन जो कच्छ की खाड़ी में है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बोला था कि ये मैरिन है, और यहां भी मैरिन है। देखिए थोड़ा सा कलर हम सिलेक्ट करते हैं अलग। देखिए ये मैरिन जो है वो कच्छ की खाड़ी वाला है, और ये मैरिन जो है वो मन्नार की खाड़ी वाला है। तो ध्यान रखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है तो कच्छ की खाड़ी वाला है या फिर मन्नार की खाड़ी वाला है, या फिर आपको और ध्यान होगा अगर तो हम बताते हैं आपको। देखिए कि मैरिन जो है इधर में भी है, महात्मा गांधी मैरिन और रानी झांसी की मैरिन जो है इधर में। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या यहाँ से, वो आप देखिए कि मैरिन के बारे में आपको किस प्रकार से याद रखना है क्वेश्चन, कि अगर पूछेगा मैरिन कच्छ की खाड़ी वाला पूछेगा तो आपको पता है कि कच्छ की खाड़ी वाला जो है वो गुजरात में है। अगर आपको मन्नार की खाड़ी वाला पूछेगा तो ये कहां पे है, ये तमिलनाडु में है ना, ये तमिलनाडु में है। और अगर महात्मा गांधी का नाम जोड़े या रानी झांसी की रानी का नाम जोड़े तो वो कहां पे हो जाएगा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ से अलग अलग कि मैरिन राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस तरह याद रखना है। कच्छ की खाड़ी वाला पूछेगा तो ये आपका गुजरात में, मन्नार की खाड़ी वाला पूछेगा तो तमिलनाडु में, और महात्मा गांधी और रानी झांसी की रानी का नाम जोड़कर पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो यहां से हमने गुजरात के बारे में पढ़ा, बंसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरिन। चलिए अब आते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य कौन सा है, देखिए अगला राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, ये तो आप याद रखिए, ऐसे भी याद रखिएगा, केवलादेव, रणथंभौर और सारिस्का। केवलादेव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में से शामिल किया गया है। तो याद रखना है राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय और केवलादेव, रणथंभौर, सारिस्का आपको याद होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सारिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा और मरुस्थलीय। अब आते हैं आपको हरियाणा पे। कौन से राज्य पे, हरियाणा पे। हरियाणा में भी आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, 2 हरियाणा में, तो एक है कालेसर और एक है सुल्तानपुर। एक है कालेसर और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके कहां पे है, हरियाणा में है। अब हमने करीब करीब राज्य को टच कर लिया है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हमें पढ़ना था। तो यहाँ पे है पंजाब। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब एक ही राष्ट्रीय उद्यान के लिए बचा, 2 राज्य और बचे हैं, ठीक है, 2 राज्य और बचे हैं। उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक राज्य झारखंड, जहां पे आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और अब एकमात्र ऐसा राज्य है पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने इसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान इसी में है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और इसमें 10 राष्ट्रीय उद्यान है ना। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 10 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 10 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिंग राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव, पेंच, डायनासोर, वन विहार। देखिए वन विहार थोड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन में आपको बिहार भी देगा, है ना। उसके बाद सतपुड़ा, संजय, पन्ना और कुन्नो, ये सभी कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से, बांधवगढ़, पन्ना और संजय, फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, डायनासोर, वन विहार, सतपुड़ा, कुन्नो, ये सभी आपके कहां पे है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये थे आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम से जो भी आपको भारत में राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण प्रदान किया गया है, वो सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे बातें समझ में आई होगी कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है और कहां से कैसे हमें पढ़ना है। मैं आपको इस प्रकार के एक एक टॉपिक लेकर जरूर वीडियो बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि हम पूरे किसी भी किताब को पढ़ाने के लिए नहीं सोचे हैं। हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसे मैंने बहुत अध्ययन किया है और उस प्रीवियस ईयर के पेपर से जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंस, उसके टॉपिक को हम लेकर आएंगे एक एक टॉपिक करके। जैसे हमने आज आपको राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ाया, किसी दिन मैंने नदी को पढ़ाऊंगा, किसी दिन आपको वो बाघ रिजर्व क्षेत्र को पढ़ाएंगे, किसी दिन आपको विश्व के प्रमुख संस्था को पढ़ाएंगे, किसी दिन आपको करेंट को पढ़ाएंगे, उसमें क्या पढ़ना है। तो खेल से संबंधित दिए जाने वाला पुरस्कार, फिल्म के संबंध में, साहित्य के संबंध में दिए जाने वाले पुरस्कार, ये सारे एक एक टॉपिक करके हम आपको इस तरह से लेकर आते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो सिर्फ आपको उसमें इंफॉर्मेशन होगा कि आपको इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी, पे किस प्रकार से इसका शेड्यूल होगा, कैसे कैसे इस पे आपको वीडियो मिलेंगे और किस चीज की तैयारी के लिए अभी इस पे सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। सेट प्रैक्टिस के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सेट प्रैक्टिस को किस प्रकार से चलाया जाएगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है, जितने भी इस एजुकेशनल अड्डा पे आने वाले क्लासेस हैं, उसके इंफॉर्मेशन जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप इंतजार कीजिए उस वीडियो का और हमारे इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और पीछे जो वीडियो हमने डाला था वो पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर हमारे हौसले को बढ़ाएं। और हमें आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपका व्यू, आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मजबूर होते हैं और हम इसे बनाने के लिए प्रयास करते हैं और आगे इससे अच्छे अच्छे क्वालिटी का वीडियो आपको बना बनाकर YouTube पे हम अपलोड करेंगे। थोड़ी सी अभी शुरुआत है, 1-2 वीडियो है, नए सारे मेरे पास जो भी इसके संसाधन है वो सारे नए हैं, थोड़ी समस्याएं आ रही है, पर 2-4 क्लास हमें शूट करते हुए सारे समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर से वो हमें रिदम पकड़ा जाएगा, जिस रिदम से हम अपने ऑफलाइन क्लास में सेट प्रैक्टिस को या भी किसी भी चीज को पढ़ाया करते थे। तो थोड़े सा मैनेज कीजिए, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आती है तो उसे मैनेज कीजिएगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और भी आते रहे, सेट प्रैक्टिस आते रहे, BPSC, बिहार सचिवालय, उसके बाद बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स के प्री और मेंस का सभी का सेट प्रैक्टिस और टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। आपने जो हमें प्यार दिया, जो व्यूअर आए हमारे, देखे हम जितने उम्मीद नहीं किए थे उससे ज्यादा ही आए, तो आपका प्यार देने के लिए, आपका सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए इस कोविड-19 के समय में और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।